नमस्कार और अनलॉक यूपीएससी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ज़रूरी संपादकीय का विश्लेषण करने वाले हैं जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी जैसी सभी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पूरी दुनिया में एक अजीब सी होड़ मची हुई है, हथियारों की होड़। तो सवाल ये है कि क्या ये बस एक ट्रेंड है या फिर ये किसी बहुत बड़े वैश्विक संघर्ष की आहट है। आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, बिल्कुल तथ्यों और गहरे विश्लेषण के साथ। इस पूरे जटिल मुद्दे को आसानी से समझने के लिए हम अपनी आज की चर्चा को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या वाकई विश्व युद्ध का खतरा है। फिर आंकड़ों की दुनिया में चलेंगे। उसके बाद समझेंगे कि ये जो हथियार खरीदे जा रहे हैं वो बचाव के लिए हैं या हमले के लिए। फिर देखेंगे कि असली खतरे और नई चुनौतियां क्या हैं। और सबसे आखिर में जो बहुत जरूरी है वो ये कि मुख्य परीक्षा में इस पर एक दमदार उत्तर कैसे लिखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है? देखिए, ये डर ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है और कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं और जिन पर हमें ध्यान देना ही होगा। जी हाँ, ये शब्द है एलन मस्क के। और जब उनके जैसा कोई व्यक्ति इतनी बड़ी चेतावनी देता है तो पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए दिया गया एक बयान है या फिर इसके पीछे कोई ठोस आधार, कोई वजह भी है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो एलन मस्क की इस बात को बल कहाँ से मिलता है? वो मिलता है SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ताज़ा आंकड़ों से। SIPRI एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जो दुनिया भर में संघर्ष, हथियार और शांति से जुड़ा डेटा हमें देती है। और इसके जो नए आंकड़े आए हैं वो सच में चिंता पैदा करने वाले हैं। और ये है वो आंकड़ा जिसकी मैं बात कर रहा था। दुनिया की जो 100 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उनका कुल राजस्व रेवेन्यू $670 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जब पूरी दुनिया में एक तरह की आर्थिक सुस्ती है। इससे एक बात तो साफ है कि सरकारों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और डिफेंस पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है। तो ये $670 अरब का आंकड़ा तो हमने देख लिया, पर अब सवाल यह है कि इस होड़ में कौन कौन से देश सबसे आगे हैं, पैसा आ कहां से रहा है। चलिए जरा इन आंकड़ों में और गहराई से उतरते हैं, क्योंकि ये हमें ग्लोबल पावर बैलेंस में हो रहे बदलाव की एक बहुत साफ तस्वीर देंगे। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये पूरी कहानी बयां कर देती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अमेरिका $334 अरब के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो है यूरोप और रूस में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। इसका सीधा सीधा लेना देना यूक्रेन युद्ध और उसके बाद पैदा हुए तनाव से है। वहीं दूसरी तरफ एशिया और ओशिनिया में थोड़ी गिरावट है, शायद सप्लाई चेन की दिक्कतों की वजह से। लेकिन ये क्षेत्र आज भी हथियारों का एक बहुत बड़ा बाजार बना हुआ है। और ये बार चार्ट तो देखिए, एक ही नज़र में साफ हो जाता है कि इस खेल में दबदबा किसका है। कुल रेवेन्यू का लगभग आधा हिस्सा तो अकेले अमेरिकी कंपनियों का है, उसके बाद यूरोप आता है और फिर रूस, जो दिखाता है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस की हथियार बनाने की क्षमता कम नहीं हुई है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ अमेरिका, यूरोप और रूस तक ही सीमित नहीं है। एशिया और पश्चिम एशिया के देश भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, इजराइल, ये सब बड़े खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं। और यहाँ भारत की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत की 3 कंपनियों ने मिलकर अपने रेवेन्यू में 8.2% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है घरेलू मांग, यानी आत्मनिर्भर भारत नीति का असर अब साफ दिखने लगा है। ठीक है, तो हमने आंकड़े देख लिए हैं, हर तरफ हथियार खरीदे और बेचे जा रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्यों? क्या यह सब किसी बड़े युद्ध की तैयारी है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? मतलब ये कि देश हमला करने के लिए हथियार जमा कर रहे हैं या फिर अपनी रक्षा के लिए? यहां इरादे को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना? कि ये जो हथियारों का अंबार लग रहा है ये दुनिया को और सुरक्षित बनाएगा या फिर किसी बड़े धमाके की वजह बनेगा? हर पॉलिसी मेकर, हर रणनीतिकार आज इसी सवाल से जूझ रहा है। देखिए, इतिहास हमें कुछ चेतावनी देता है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले और फिर 1930 के दशक में दूसरे विश्व युद्ध से पहले दुनिया ने बिल्कुल ऐसी ही हथियारों की होड़ देखी थी।
इतिहास गवाह है कि जब जब बड़ी ताकतें एक साथ अपनी सेनाओं को मॉडर्नाइज करती हैं, तनाव आसमान छूने लगता है। और आज की स्थिति खतरनाक रूप से उन पुराने दौर से मिलती जुलती लग रही है। तो इस पूरी बहस में ना दो तरह की सोच है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है और ये साफ साफ एक आक्रामक तैयारी है। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो खरीदारी हो रही है वो मुख्य रूप से रक्षात्मक है, यानी डिफेंसिव है। जैसे यूरोप के देश रूस को रोकने के लिए हथियार जमा कर रहे हैं, वैसे ही इंडो पैसिफिक में जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देश चीन को कोई भी एक तरफा कदम उठाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सोच के मुताबिक ये युद्ध छेड़ने की नहीं बल्कि शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश है। और हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमाणु हथियार आज भी एक बहुत बड़े निवारक, एक डेटरेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जो बड़ी शक्तियों को सीधे भिड़ने से रोकते हैं। तो फिर हम क्या माने, क्या निष्कर्ष निकालें? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। भले ही ज्यादातर देशों का इरादा अपनी रक्षा करना हो, लेकिन इस होड़ के अपने अलग ही खतरे हैं। हो सकता है असली खतरा किसी पारंपरिक विश्व युद्ध का ना हो, बल्कि संघर्ष के नए तरीकों और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के फेल हो जाने का हो। ये है आज की नई चुनौतियां। ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी नई टेक्नोलॉजी ने युद्ध का चेहरा ही बदल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाली निगरानी अलग चिंताएं पैदा कर रही है। हमने यूक्रेन और गाजा में देखा कि कैसे डिप्लोमेसी अक्सर फेल हो जाती है, जिससे छद्म संघर्ष हो यानी प्रॉक्सी वॉर का खतरा बढ़ जाता है। प्रॉक्सी वॉर मतलब ऐसे युद्ध जहां बड़ी ताकतें खुद सीधे नहीं लड़ती बल्कि अपने सहयोगी देशों के जरिए एक दूसरे से लड़ती हैं। और इन सब के ऊपर संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं का लगातार कमजोर होना और देशों के बीच आपसी भरोसे का खत्म हो जाना इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है, इसका सार है। असली खतरा किसी एक देश, अमेरिका, चीन या रूस से नहीं है। नहीं, असली खतरा इस बात में है कि सब के सब एक साथ एक दूसरे पर शक करते हुए हथियार जमा कर रहे हैं। और जब बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं और किसी को किसी पर भरोसा नहीं होता, तो एक छोटी सी गलतफहमी भी बहुत बड़े संकट को जन्म दे सकती है। ये अस्थिरता का एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो आप सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन की। हमने जो कुछ भी अभी तक डिस्कस किया है उसे एक ऐसे स्ट्रक्चर में ढालते हैं जो आपको परीक्षा में एक बेहतरीन उत्तर लिखने में मदद करे। क्योंकि ऐसे करंट अफेयर्स के मुद्दों पर एक बैलेंस्ड और मल्टी डायमेंशनल जवाब लिखना ही आपको दूसरों से आगे करता है। तो अगर इस टॉपिक पर सवाल आता है तो एक प्रभावी जवाब कैसे लिखना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले अपने परिचय में एलन मस्क के बयान और सिप्री के $770 अरब के आंकड़े का जिक्र करके एक मजबूत शुरुआत करें। फिर कारणों में यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक का तनाव, आत्मनिर्भरता जैसी नीतियां और खत्म हो रहे हथियारों के भंडार को फिर से भरने की जरूरत, इन सब पॉइंट्स को लिखें। इसके बाद रक्षात्मक बनाम आक्रामक दोनों तर्कों का विश्लेषण करें। चुनौतियों वाले हिस्से में नई टेक्नोलॉजी, कमजोर डिप्लोमेसी और भरोसे की कमी जैसे मुद्दों को जरूर शामिल करें। और अंत में एक संतुलित निष्कर्ष लिखें कि ये हथियारों की होड़ सीधे सीधे विश्व युद्ध की घोषणा तो नहीं है, लेकिन ये गहरी जियोपॉलिटिकल अस्थिरता का एक बहुत गंभीर लक्षण जरूर है, जिसके जोखिम बहुत ज्यादा हैं और जिससे निपटने के लिए समझदारी भरे संकट प्रबंधन की जरूरत है। तो जो कुछ भी हमने आज डिस्कस किया उसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। ये रहा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, इस पर विचार कीजिए। एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए हमने जिन भी बिंदुओं पर बात की है, SIPD का डेटा, इस होड़ के कारण, दोनों पक्ष के तर्क और नई चुनौतियां, इन सभी को एक साथ पिरोकर एक शानदार और संतुलित जवाब तैयार करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस गंभीर मुद्दे पर एक नई और स्पष्ट दृष्टि मिली होगी। कल फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक UPSC को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।